प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन और कलरफुल और बेस्ट नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और जो सेकंड चैप्टर है आपके अम्ल, क्षार और लवण, उनके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन नोट्स को नहीं देखा है, उन वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान साइंस का चैप्टर नंबर 3 है आपके धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन, कलरफुल और बेस्ट नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और केमिस्ट्री का ये आपके चैप्टर नंबर 3 है। जिन स्टूडेंट्स को साइंस के अंदर फुल मार्क्स लाने हैं तो वो ये नोट्स ज़रूर पढ़ें। इनके अलावा आपको बुक्स वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है 7297831166, इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे धातु के बारे में, यानी धातु क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण धर्म क्या है। उनके बाद में हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो सबसे पहले देखिए धातु, सबसे पहले है आपके धातु यानी मेटल्स। तो धातु है वो क्या होती है, मेटल्स है वो क्या होती हैं। तो धातु का ज्ञान है वो बहुत ही पुराना है, धातु का जो ज्ञान है वो बहुत ही पुराना है। और कॉपर वह पहली धातु है। कॉपर का दूसरा नाम है आपके तांबा, जिसका प्रतीक होता है Cu। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर है वो पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। तो कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का जो प्रयोग है वो पुल, हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। और धातुओं में आयरन है जिसका प्रतीक होता है Fe, और इसको लोहा भी कहा जाता है। और दूसरी धातु है आपके कॉपर, जिसको तांबा कहा जाता है, इसका प्रतीक होता है Cu। और उसके बाद में है एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक Al होता है, और मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg होता है, सोडियम जिसका प्रतीक Na होता है, और लेड जिसको Pb कहा जाता है या फिर सीसा कहा जाता है, और जिंक जिसको जस्ता कहा जाता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Zn। तो ये सब धातुएं हैं। उसके बाद में है धातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातु हैं उनके जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म दे रखा है कि धातुएं हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और प्रत्येक धातु की जो कठोरता है वो अलग अलग होती है। यानी धातुएं हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और प्रत्येक धातु की जो कठोरता है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा भौतिक गुणधर्म दे रखा है कि धातुओं की जो सतह है वो कैसी होती है, चमकदार होती हैं। धातुएं हैं वो चमकदार होती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। और तीसरा गुणधर्म दे रखा है कि कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में डाला जा सकता है। इस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्ध्यता कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आघात वर्ध्यता की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आघात वर्ध्यता क्या होता है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। और सोना और चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, आघात वर्धित होती हैं। तो आघात वर्धित धातुएं कौन कौन सी हैं, एक तो सोना है, एक चांदी है। उसके बाद में 4 नंबर भौतिक गुणधर्म आपको दे रखा है कि धातुएं हैं वो सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, ऊष्मा की चालक या सुचालक होती हैं। और 5 नंबर गुणधर्म दे रखा है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता क्या होता है, यानी धातुओं का जो तन्यता का जो गुण है वो क्या होता है। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातु के पतले तार के रूप में
खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए, तो आपको क्या बताना है? सोना। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार है वो बनाया जा सकता है। अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार है वो बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हमने हाईलाइट किया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके 100% चांसेज हैं। तो ऊष्मा की सुचालक धातुएं, तो ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन से? एक तो सिल्वर है जिसको चांदी कहा जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, Ag। ओके। और दूसरी जो धातु है वो है आपके कॉपर जिसको तांबा कहा जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है? Cu। यानी ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन सी हैं? सिल्वर और कॉपर, या फिर आप लिख सकते हैं चांदी तथा तांबा। और ऊष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी हैं? एक तो लेड है जिसको सीसा कहा जाता है, इसका प्रतीक होता है Pb। और दूसरा है आपके मरकरी जिसको पारा भी कहा जाता है, इसका प्रतीक होता है Hg। ये आपको ध्यान देना है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखें। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है। ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक स्टैंड लगा हुआ है और इस स्टैंड के अंदर इधर हम देखेंगे तो ये एक बर्नर है और इस बर्नर में एक धातु का तार लगा हुआ है जिस यहाँ पर क्लैप, इसको क्या कहेंगे? क्लैप कहेंगे। और ये तार का खुला हुआ सिरा है और इसमें एक पिन लगा हुआ है और इसमें क्या है? एक मोम है। ओके। तो इस प्रकार का एक डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद में फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट है कि जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत तारों पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको PVC कहा जाता है अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो जो विद्युत तार होते हैं उन पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? PVC, जिसका पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ओके। और हरे कृष्णा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है धावनिक या सोनोरस। अब देखिए धावनिक या सोनोरस क्या होता है? धावनिक या सोनोरस क्या होता है? धावनिक है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। तो दोनों जो ध्वनिक या फिर सोनोरस है इसकी क्या परिभाषा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धावनिक या सोनोरस कहते हैं। कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें हम धावनिक या सोनोरस कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि विद्युत जो धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। तो ये इसका डायग्राम दे रखा है, धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी को किससे संयोजित किया गया है? बल्ब से। और यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बी क्लिप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक क्लिप जुड़ा हुआ है। एक क्लिप का काम क्या है? जांच के लिए धातु का टुकड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अधातु। अब देखिए अधातु क्या होती है, यानी नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है? कम है। सल्फर है, जैसे सल्फर का प्रतीक S होता है, आयोडीन जिसका प्रतीक I होता है, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O होता है, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है। ये सब क्या है? ये सब अधातुएं हैं। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपको ध्यान देना है कि जो अधातुएं होती हैं, जो अधातुएं होती हैं वो धातुओं की तुलना में क्या होती हैं? कम होती है, उनकी जो संख्या है वो कम होती है। लेकिन ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैस हैं। ओके। यानी अधातुएं हैं वो या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं, लेकिन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, उस अधातु का नाम क्या है? ब्रोमीन। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है अधातुओं के गुणधर्म। तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला गुणधर्म दे रखा है कि अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अतः अधातुएं हैं वो आघातवर्धे नहीं होती, कि जो अधातुएं होती हैं वो आघातवर्धे नहीं होती,
क्यों नहीं होती? क्योंकि अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा भौतिक गुणधर्म दे रखा है कि अधातुओं को खींचकर उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अधातुएं हैं वो तन्य नहीं होती, वे भंगुर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं, वो तन्य नहीं होती, उनसे हम तार नहीं बना सकते। और तीसरा भौतिक गुणधर्म दे रखा है कि अधातुएं हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट अधातु है वो ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जितनी भी अधातुएं हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा की सुचालक होती है, उस अधातु का नाम क्या है? ग्रेफाइट है। ओके। और 4 नंबर भौतिक गुणधर्म दे रखा है कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातुएं हैं उनमें चमक नहीं होती है, परंतु फिर भी एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है, उस अधातु का नाम क्या है? आयोडीन। ये आपको ध्यान रखना है कि अधातुओं में चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन अधातु होने पर भी कैसी होती है? चमकीली होती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर भौतिक गुणधर्म दे रखा है कि अधातुएं हैं वो कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती हैं। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इनके चांसेस हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है वो आपके बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है उसको हम क्या कहेंगे? मरकरी, या फिर इसका दूसरा नाम है पारा जिसका प्रतीक है Hg। अगर आपको पूछे ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है तो वो ब्रोमीन होती है, वो आपको याद रखना है। और अगर धातु की बात करें तो धातु है, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो मरकरी या फिर पारा। और नेक्स्ट है आपकी कि ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको हम हथेली पर रखेंगे तो वो पिघलने लगती हैं? तो एक तो है गैलियम जिसका प्रतीक है Ga, और दूसरा है आपके सीजियम जिसका प्रतीक है Cs। और उसके बाद में नेक्स्ट है क्षारीय धातुएं, या फिर इनको हम मुलायम धातुएं भी कह सकते हैं। ऐसी धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो एक तो लिथियम है जिसका प्रतीक Li, और सोडियम है जिसका प्रतीक Na, और एक है आपके पोटेशियम जिसका प्रतीक क्या है? K। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए अपर रूप। अब अपर रूप क्या होता है? अपर रूप क्या होता है? अपर रूप के बारे में इससे भी अधिक जानकारी है वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अपर रूप क्या होता है कि किसी तत्व के एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहने के गुण को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। कि किसी तत्व के एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहने का जो गुण होता है उसको हम अपर रूप कहते हैं। और कार्बन के विभिन्न अपर रूप, तो कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेफाइट, और दूसरा है हीरा, तीसरा है आपके फुलरिन, और 4 नंबर है चारकोल। तो इन चारों के नाम भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस है जो बुक के अंदर आते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ऐसी धातु का उदाहरण आपको बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऐसी धातु कौन सी है? पारा या मरकरी है जिसका प्रतीक Hg होता है। दूसरा दे रखा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऑलरेडी मैं आपको नोट्स के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद में तीसरा दे रखा है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन कौन सी हैं? सिल्वर तथा कॉपर, यानी चांदी और तांबा। और 4 नंबर दे रखा है कि ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ऐसी धातुएं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तो एक तो लेड है और दूसरा है आपकी मरकरी। यह आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि आघात वर्ध्य और तन्य का अर्थ लिखिए। तो एक तो आपको आघात वर्ध्य का अर्थ बताना है और दूसरा आपको तन्य का अर्थ बताना है। तो आघात वर्ध्य क्या होता है कि आघात वर्ध्य का अर्थ है कि धातुओं को थोड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में डाला जा सकता है। और तन्य का अर्थ क्या है कि तन्य का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर
पतला तार वो बनाया जा सकता है। और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? सोना। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है आपके कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुएं हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला गुणधर्म दे रखा है कि धातुओं का दहन। अगर हम धातुओं को जलाएंगे तो क्या होगा? तो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु है और यहाँ पर ऑक्सीजन से इनकी हम अगर क्रिया करवाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। आप देखिए इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने धातु लिया है कॉपर और इसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना, यानी धातु ऑक्साइड बना। और दूसरा उदाहरण है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, यानी एक प्रकार का धातु ऑक्साइड बना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं Al2O3 + 6HCl, यानी ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है धातु ऑक्साइड। ओके, ये यहाँ पर है धातु ऑक्साइड। और या फिर अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया करके लवण और जल का प्रदान होना, लवण और जल का प्राप्त होना क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। दूसरा उदाहरण है Al2O3 + 2NaOH। यहाँ पर बना है Na2NaAlO2, जिसको हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इसका फार्मूला है +H2O। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए बुक का आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि सोडियम है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? कि सोडियम को केरोसिन तेल है उसमें डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्या रीज़न है? तो सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत ही कम होता है। यानी सोडियम एक प्रकार की एक ऐसी धातु है जिसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। वायु के संपर्क में आते ही वह क्या पकड़ लेता है? आग। सोडियम का वायु से संपर्क रोकने के लिए सोडियम है उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद में है एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। एनोडीकरण भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। यानी एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो एनोडीकरण कहलाती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है, यानी जंग लगने से बचाती है। उसके बाद में देखिए धातुओं का जो दूसरा रासायनिक गुणधर्म है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो देखिए धातु है प्लस में क्या दे रखा है? जल। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट उदाहरण के अंदर हमने धातु लिया है पोटेशियम और इसके हमने जल के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या बना? यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी धातु ऑक्साइड बना, प्लस में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमने लिया सोडियम, यानी दूसरा जो धातु है वो हमने सोडियम लिया है, जल के साथ हमने रिएक्शन करवाई, क्या बना? धातु ऑक्साइड बना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में महत्वपूर्ण आपके फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इसके चांस हैं, अच्छे से आपको याद करना है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हैं वो ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं।
तो ऐसी धातुओं के नाम बताइए या ऐसी धातुओं के उदाहरण दीजिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो एक तो सोडियम है और एक पोटेशियम है। ओके, और सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पहला है भाप के साथ आयरन, तो यहाँ पर भाप के साथ आयरन, इसका रासायनिक समीकरण होगा 3Fe + 4H2O, तीर का निशान Fe3O4 + 4H2। और दूसरा है कि जल के साथ कैल्शियम या फिर जल के साथ पोटेशियम। तो सबसे पहले जल के साथ क्या है, कैल्शियम है, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और जल के साथ अगर पोटेशियम है तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। ओके, प्लस में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में देखिए धातुओं का तीसरा रासायनिक गुणधर्म आपको दे रखा है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, एक तो लवण बनाती हैं, साल्ट बनाती हैं, और एक हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो धातु की अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने धातु क्या लिया है, Fe, और इसके अंदर कौन सा अम्ल लिया है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास जो लवण बना है वो बना है आयरन सल्फेट यानी FeSO4, प्लस में क्या बना है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, उसमें हमने धातु क्या लिया है, सोडियम, और अम्ल क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दोनों का रिएक्शन करवाया तो साधारण नमक बना जो एक प्रकार का लवण है, साल्ट है, और प्लस में क्या बना, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया क्या होता है, तो रॉयल जल का लैटिन शब्द, यानी एक्वा रेजिया है उसको हम रॉयल जल बोलते हैं, और ये रॉयल जल का क्या है, लैटिन शब्द है, और ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, ताज़ा मिश्रण होता है, और यह गोल्ड को भी गला सकता है, यानी सोने को भी गला सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है। और एक्वा रेजिया भभकता द्रव्य होने के साथ प्रबल संक्षारक है, और यह गोल्ड यानी सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम भी आपको ज़रूर बनाना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है कि धातुओं की यहाँ पर देखिए धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें 4 नंबर पॉइंट दे रखा है कि क्या होता है जब धातुएं धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, तो सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। यदि धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो धातु A धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। यानी जो विस्थापन अभिक्रिया आपने चैप्टर में पढ़ा था वही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर धातु A दे रखा है, प्लस में धातु B का लवण विलयन है, तीर का निशान दे रखा है, धातु A का लवण विलयन है, प्लस में धातु B है। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं Zn + CuSO4, तीर का निशान ZnSO4 + Cu। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर लोहे की कील ले रखी है हाथ के अंदर, और इधर आप देख सकते हैं एक प्रखनली स्टैंड है, और इस प्रखनली स्टैंड में ये तांबे का तार लगा हुआ है, और ये आयरन सल्फेट का विलयन दे रखा है। प्रखनली है, ये एक प्रखनली है, और इसमें लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। यानी आपके पास 2 प्रखनली है, एक प्रखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन है और दूसरी में आयरन सल्फेट का विलयन है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी, यानी एक्टिविटीज जो सीरीज है वो क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी धातुओं की क्रियाशीलता को
अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची या श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी है वो निम्न आपको दे रखी है। सक्रियता श्रेणी आपको दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम है और इसका प्रतीक क्या है के। पोटेशियम का प्रतीक क्या है के दे रखा है, ओके। और सोडियम का प्रतीक क्या दे रखा है Na, और कैल्शियम का प्रतीक Ca, और मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, और एल्यूमिनियम का प्रतीक Al। इधर आपको दे रखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। तो ये जितनी भी धातुओं के नाम मैंने आपको बताए हैं ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ओके। उसके बाद में है घटती अभिक्रियाशीलता। तो उसके बाद में देखिए घटती अभिक्रियाशीलता है जिसमें जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, पारद है। और उसके बाद में सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं आपको दे रखी है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, जो बुक के अंदर का क्वेश्चन है। बुक के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके अभ्यास क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया वो भी आपको लिखनी है। तो इसका उत्तर होगा कि जब एक अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आयरन के साथ, आयरन का मतलब Fe के साथ H2SO4 की आपको रिएक्शन करनी है, आपको अभिक्रिया करनी है। तो यहाँ पर Fe प्लस H2SO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस H2। उसके बाद में अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें पहला गुणधर्म दे रखा है कि ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ओके। उदाहरण आप देख सकते हैं C+O2, तीर का निशान CO2। उसके बाद में एक नोट लिखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त नोट है, महत्वपूर्ण नोट है, इसको जरूर पढ़ना है कि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं और जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, ये अधातु का ऑक्साइड दे रखा है, ये जल दे रखा है और इसमें क्या बना, अम्ल बना H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बना। और दूसरा है SO2 प्लस H2, तो इसमें बना H2SO3, ओके। और दूसरा गुणधर्म दे रखा है कि अम्लों के साथ अधातुओं के अभिक्रिया। तो जब अधातुओं की हम अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो अधातुएं हैं वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसके उदाहरण भी दे रखे हैं कि S प्लस H2SO4, यहाँ पर बना SO2 प्लस 2H2, और दूसरा है S प्लस 6HNO3, तो H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद करनी है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट दे रखा है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिंक ऑक्साइड ZnO एक ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। यानी एक ऐसे धातु ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण हैं वो प्रदर्शित करता है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड का नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है ZnO। ये भी आपको ध्यान देना है। और हरे राम हरे कृष्णा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। उसके बाद में देखिए अधातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें तीसरा पॉइंट दे रखा है कि अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। तो 2S प्लस Cl2, तो यहाँ पर बना S2Cl2 यानी सल्फर मोनोक्लोराइड। और 4 नंबर रासायनिक गुणधर्म दे रखा है कि अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो अधातुएं हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। तो H2 प्लस S, तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद में देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको दे रखा है जो काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्कृष्ट गैसें या फिर हल्की गैसें कौन कौन सी हैं। एक तो हीलियम है,
एक नियोन है और एक आपके आर्गन है। इन तीनों गैसों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है आपके आयनिक यौगिक, जिसको हम वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है? वैद्युत सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। उसके बाद में देखिए इसके उदाहरण। अब देखिए उदाहरण की हम बात करें आयनिक यौगिक के, तो आयनिक यौगिक का पहला जो उदाहरण है, आयनिक यौगिक का पहला उदाहरण आपको दे रखा है कि आयनिक यौगिक हैं वो ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। दूसरा गुण धर्म दे रखा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और कवंथनांक है वो कैसा होता है? अधिक होता है, उच्च होता है। और तीसरा गुण धर्म दे रखा है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, जबकि केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय। और 4 नंबर गुण धर्म दे रखा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए एक डायग्राम है यहाँ पर, स्पेचुला पर लवण के नमूने को गर्म करना। तो ये स्पेचुला पर लवण के नमूने को गर्म करने का डायग्राम है, अच्छे से आपको आना चाहिए, अच्छे से आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए आपके क्वेश्चन दे रखा है। ओके, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और कवंथनांक है वो अधिक क्यों होता है, उच्च क्यों होता है। तो इसका उत्तर है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और कवंथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवंथनांक उच्च होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि लवण के विलयन की चालकता की जांच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लवण के विलयन की चालकता की जांच का डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए एक बिक्कर है और इस बिक्कर में यहाँ पर 2 प्रखनली लगी हुई हैं और इन प्रखनलियों को बैटरी से और बल्ब से जोड़ा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच है और इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है, जांच वाला लवण विलयन भी है। ओके, तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद में है धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति में सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज की, यानी मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और दूसरा है अयस्क। तो अयस्क क्या होता है कि जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है, उन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो खनिज और अयस्क दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में है धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो कुछ धातुएं हैं वो भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। जैसे सोना है, चांदी है और तांबा है। सोना, चांदी, तांबा ऐसी धातुएं हैं जो स्वतंत्र और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछे स्वतंत्र या फिर मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, तो सोना है, चांदी है और तांबा है। ओके, और अगर आपको पूछे कि संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, तो एक तो कॉपर है और एक है सिल्वर। उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी के मध्य में जिंक है, Zn है और Fe यानी आयरन है, Pb यानी लेड आदि की अभिक्रियाशीलता है वो कैसी होती है? मध्यम होती है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर
कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन, तो उपस्थित धनायन तो क्या है इसमें MgO2 प्लस, ओके, और ऋणायन क्या है Cl माइनस। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे NaCl में उपस्थित धनायन है Na प्लस और ऋणायन है आपके Cl माइनस, ओके। ये कांजू कतली है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको ज़रूर अच्छे से याद करना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो एक तो सोना है, एक चांदी और एक तांबा भी है। उसके बाद में है अयस्कों का समृद्धीकरण। तो अयस्क उनका समृद्धीकरण वो किस प्रकार से किया जाता है, तो गैंग दे रखा है आपको या मैट्रिक्स दे रखा है। तो गैंग की परिभाषा क्या होती है कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी होती है, रेत होती है, आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और अयस्कों से सर्वप्रथम किसको हटाया जाता है, गैंग को ही हटाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके कि पारे या मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन है। तो पारा या फिर मरकरी का प्रमुख अयस्क होता है सिनाबार, जिसका फार्मूला है HgS, ओके, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो आयरन है, जिंक है, कॉपर है आदि की अभिक्रियाशीलता है वो मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें भर्जन की और दूसरा है निस्तापन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले रोएस्टिंग की हम बात करें, भर्जन की बात करें तो भर्जन क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2ZnS + 3O2 और यहाँ पर तापन 2ZnO + 2SO2, ये भर्जन का उदाहरण है। उसके बाद में निस्तापन दे रखा है। तो निस्तापन क्या होता है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन। इसका उदाहरण क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट और यहाँ पर तापन लिखा हुआ है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रखा है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि किसी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रम कौन सा होता है, अपचयन। ये आपको याद रखना है कि किसी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रम क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है थर्मिट अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण आप देख सकते हैं Fe2O3 + 2Al और तीर का निशान Al2O3 + 2Fe + उष्मा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर की जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में धातुओं का परिष्करण। अब धातुएं हैं उनका परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है, तो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं और धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि है, जो आपको अच्छे से याद करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि की। तो कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा परिष्कृत किया जाता है और इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड पर लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है और अशुद्ध तांबा है वो है एनोड, जबकि शुद्ध तांबे की जो पट्टी है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का। और जो विलेय अशुद्धियाँ हैं वो विलयन में घुल जाती हैं और अविलेय अशुद्धियाँ हैं वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। और ये विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का डायग्राम दे रखा है जो आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको दे रखा है कि कॉपर का एक प्रमुख अयस्क क्यूप्रस सल्फाइड आपको दे रखा है, जिसका रासायनिक सूत्र है Cu2S। यह आपको जरूर याद रखना है कि कॉपर का एक प्रमुख अयस्क दे रखा है क्यूप्रस सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है Cu2S। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है संक्षारण। अब संक्षारण के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो एक तो संक्षारण है, दूसरा विकृत गंधिता। तो इसमें हम संक्षारण के बारे में फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं संक्षारण की आपको परिभाषा बताऊंगा और इसकी 2 परिभाषाएं जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, आर्द्रता, CO2 आदि की उपस्थिति में धातु के किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। और दूसरी परिभाषा मैंने अथवा में लिया है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। तो 2 डेफिनेशन है, जो आपको अच्छी लगी वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इम्पोर्टेड फैक्ट है जो सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि सोना एक ऐसी धातु है, सोना है वो एक ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो उस धातु का नाम होगा सोना। उसके बाद में है संक्षारण की मुख्य घटनाएं। तो जो संक्षारण है उसकी मुख्य घटनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें पहली घटना है कि खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की जो वस्तुएं हैं, सिल्वर की जो चीज़ें हैं, वो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत वो बना लेती हैं और काली पड़ जाते हैं। और दूसरी घटना है कि कॉपर है वो वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से क्रिया करके अपने भूरे रंग की जो चमक है वो खो देता है और इस पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की जो परत है वो चढ़ जाती है। तीसरी घटना है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो ये 3 मुख्य घटनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि संक्षारण से सुरक्षा। अब हम संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? मान लो लोहे पर जंग लग गया है, अब उसको हम किस प्रकार से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो वो भी आप इनमें याद कर सकते हैं कि संक्षारण को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। इसमें पहला तरीका है कि जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं, कलर करते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं। और दूसरा तरीका है कि जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है, जिसमें क्रोमियम लेपन है या फिर एनोडीकरण द्वारा या फिर मिश्र धातु बनाकर। और तीसरा है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? यस्द लेपन कहा जाता है। और लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर कौन सा इस्पात प्राप्त होता है? स्टेनलेस इस्पात वो प्राप्त होता है। ये आपको जरूर याद करना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर कौन सा इस्पात प्राप्त होता है? स्टेनलेस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में मिश्र धातु। अब देखिए मिश्र धातु क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। यदि कोई धातु पारद
या मरकरी है, यदि कोई धातु पारा या मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद में देखिए कुछ मिश्र धातु हैं, जैसे पित्तल है, तो पित्तल मिश्र धातु है, इसके प्रमुख अवयव या घटक कौन कौन से हैं, कॉपर और जिंक है। ओके, और इसका उपयोग है वो बर्तन बनाने में या फिर मूर्तियां बनाने में किया जाता है। दूसरी मिश्र धातु है कांसा, जिसके अवयव या घटक कौन कौन से हैं, एक तो Cu है और एक Sn है, और इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तीसरी मिश्र धातु है सोल्डर। ओके, इसके प्रमुख अवयव घटक कौन कौन से हैं, एक तो Pb है और एक Sn है, और इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। उसके बाद में देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दे रखा है कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। तो सोने की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। और यहाँ पर वंदे मातरम, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जय हिंद वंदे मातरम नहीं लिखा है तो वंदे मातरम आपको जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए सबसे महत्वपूर्ण नोट आपको दे रखा है कि शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना जो होता है उसको हम 24 कैरेट कहते हैं, और ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण है वो 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि 22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी होता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के साथ NCERT कक्षा 10 विज्ञान साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है, उसके कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल और बेस्ट नोट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप फुल मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।